So, welcome everyone to yet another amazing session on CA Final Financial Reporting and I hope हमारा ऑडियो सब कुछ बेहतरीन तरीके से प्रॉपर है, राइट? चलो, सो वेलकम टू अनदर सेशन जिधर अपन अभी रिवाइज करने वाले इंडेस 21 एकदम बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट along विथ क्वेश्चंस के साथ एकदम ताजा रिवीजन। कंसेप्ट का रिवीजन करेंगे, क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। इस रिवीजन से सीखना क्या है आपको? जो कंसेप्ट आपको रिवीजन वीडियो देखकर रिकॉल हो गया बेस्ट है, उसको वापस से पढ़ने का जरूरत नहीं है, बराबर। जो कंसेप्ट आपको रिवीजन वीडियो देखकर रिकॉल नहीं हुआ उसको मार्क कर लेना। सेम अप्लाइज टू क्वेश्चन लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, बराबर। क्वेश्चन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं कि मेरा वीडियो सुन के क्वेश्चन भी छोड़ दिए ना, क्वेश्चन तो लिखकर करने ही पड़ेंगे। आपका यहां सिर्फ समय बच जाएगा, जो ओवरव्यू दूंगा एग्जाम में दिमाग चलेगा आपका क्या था उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा मैं कुछ बोर्ड नोट्स यूज करूंगा समझाने के लिए। तो काफी लोग बोलते हैं कि सर अपलोड कर दिया करो बोर्ड नोट्स, तो मेरे टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। और सब्सक्राइब किए बिना सुन रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो, रिवीजन शुरू करने के पहले बढ़िया चलो प्रोमो दिखाता हूं आपको। चलो, तो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन इन 3, 2, 1 एंड गो। सबसे पहला हमने डिस्कस किया था इंडेस 21, उसका नाम क्या है? इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, ठीक है। अगर आपको याद रहेगा तो मैंने बताया था इस पूरे चैप्टर को 4 सेक्शन में डिवाइड कर लेना, 4 सेक्शन के अंदर। पहला सेक्शन वाज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, दूसरा था ट्रांसलेशन ऑफ एफएस इनटू प्रेजेंटेशन करेंसी, तीसरा है फॉरेन ऑपरेशन और चौथा है ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर। बस ये 4 सेक्शन अलग अलग डिवाइड कर लेना, ठीक है। अब अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला स्कोप, ठीक है, वो तो यही है, 4 सेक्शन ही है स्कोप के अंदर। फिर आता है टाइप्स ऑफ करेंसी, याद है स्कोप वो 4 सेक्शन ही कवर्ड है उसके अंदर। फिर आता है टाइप्स ऑफ करेंसी। टोटल कितने टाइप की करेंसी डिस्कस्ड है यहाँ? 3। सबसे पहला है फॉरेन करेंसी, बराबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी? बोलता है एनी करेंसी अदर देन फंक्शनल करेंसी। अब अगला पॉइंट है क्या है? व्हाट इज फंक्शनल करेंसी? तो ये मत बोलना ये की तरह कि विच इज नॉट अ फॉरेन करेंसी। अबे ऐसा नहीं खेलना है। फंक्शनल करेंसी में क्या बोलता है? द करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ऐसी करेंसी जो आपकी प्राइमरी करेंसी है। सर एग्जांपल दो इसका। फॉर एग्जांपल मैं इंडियन कंपनी हूं, मैं इंडिया में काम कर रहा हूं, तो मेरे लिए व्हाट इज माई प्राइमरी करेंसी? रुपीज ना, तो वो मेरी फंक्शनल करेंसी है। द करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज द फंक्शनल करेंसी। आपकी करेंसी छोड़ के बाकी सारी करेंसी इज फॉरेन करेंसी। तुम समझ रहे हो? आपका जो करेंसी है, जैसे रुपीज आपकी करेंसी, तो वो छोड़ के बाकी सारी करेंसी फॉरेन करेंसी, ठीक है। और फिर आता है प्रेजेंटेशन करेंसी। ये वो करेंसी है जिसमें आप अपने फाइनेंशियल्स प्रेजेंट करते हो। तो हम प्रेजेंट तो सर अपने फंक्शनल करेंसी में करेंगे, यस। तो प्रेजेंटेशन करेंसी आपकी नॉर्मली होती है फंक्शनल करेंसी, बट कभी कभी स्पेशल पर्पसेस के लिए आपको किसी और करेंसी में भी फाइनेंशियल बनाने पड़ सकते हैं। जैसे आपको फॉरेन से लोन चाहिए तो फॉरेन बैंक को आपको देना पड़ेगा ना फाइनेंशियल्स इन फॉरेन करेंसी। या फिर सपोज आपकी जो पेरेंट है वो फॉरेन पेरेंट है, तो वो फॉरेन पेरेंट को सीएफएस पर्पस के लिए आपके फाइनेंशियल्स किसी और करेंसी में देने पड़ेंगे ना। तो इन शॉर्ट आपकी प्रेजेंटेशन करेंसी आपकी फंक्शनल करेंसी भी हो सकती है, और कभी कभी स्पेशल पर्पस के लिए आपको प्रेजेंटेशन फॉरेन करेंसी में भी करना पड़ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब सर आपने तो कितना इजीली बोल दिया था कि आपकी फंक्शनल करेंसी इज रुपीस। ऐसे हर कंपनी के केस में हम फंक्शनल करेंसी कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो उसके लिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, बराबर। भले आपको देखने लगेगा थियरी है, लेकिन पढ़ लेना, 4 से 5 मार्क की थियरी निकल जाती है। प्राइमरी इंडिकेटर्स क्या है फटाफट से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला, द करेंसी विच मेनली इन्फ्लुएंसेस सेल्स प्राइस। सेकेंड, द कंट्री हुज कंपैरेटिव फोर्सेस मेनली डिटरमाइन द सेल्स प्राइस। और तीसरा, करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंसेस योर कॉस्ट। ये 3 है प्राइमरी इंडिकेटर्स, याद करके जाने का होता है। उसके बाद सेकेंडरी इंडिकेटर्स, करेंसी इन विच फंड्स फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर रेज्ड, जिस करेंसी में आप फाइनेंस रेज करते हो वो। और दूसरा, करेंसी इन विच रिसीव फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर रिटेन्ड, जिस करेंसी में आप अपने रेवेन्यू को रिटेन करते हो वो करेंसी, बराबर। पहले ऑफ कोर्स ज्यादा वेटेज आप प्राइमरी करेंसी को, प्राइमरी इंडिकेटर्स को दोगे, उसके बाद आप सेकेंडरी इंडिकेटर्स को दोगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन में वो क्लियरली मालूम पड़ता है कि कौन सी फंक्शनल करेंसी है, बट ये थियरी क्वेश्चन आया तो ये 3 पॉइंट और इसका 2 पॉइंट लिखकर आ जाना, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये बेसिक डिस्कशन कर लिया।
अब मैंने क्या बताया था, पूरे चैप्टर को आप कितने पार्ट में डिवाइड करोगे, पूरे चैप्टर को आप 3-4 पार्ट में डिवाइड करोगे। पहला पार्ट वाज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, है ना, ऐसे ट्रांजैक्शन जो आपने खुद के करेंसी में छोड़कर किसी और करेंसी में किए हैं। सपोज मैं इंडियन कंपनी, मैंने कोई मशीन खरीदी डॉलर्स के अंदर, तो उसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। अगर आपने ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन किया है तो क्या करें, तो उस केस में सबसे पहले डे 1 पे आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे स्पॉट रेट के ऊपर। सपोज आपने ट्रांजैक्शन किया 30 सितंबर को, तो आप 30 सितंबर की स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करोगे उस ट्रांजैक्शन को, बराबर, अपने खुद के करेंसी में कन्वर्ट करके। अब द प्रॉब्लम इज ईयर एंड पे क्या करें, बराबर। तो उस केस में ईयर एंड के लिए देखना पड़ता है कि आपका जो आइटम है वो मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी है ना। तो मॉनेटरी है तो आप उसको क्लोजिंग रेट पे रीमेजर करते हो, अगर नॉन मॉनेटरी है तो उसको आप रीमेजर नहीं करते, उसको आप हिस्टोरिकल रेट पे रखते हो, ठीक है। अब मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी क्या होता है, तो मॉनेटरी का मतलब होता है राइट टू रिसीव या ऑब्लिगेशन टू पे भी हो सकता है, राइट टू रिसीव या ऑब्लिगेशन टू पे फिक्स और डिटर्मिनेबल यूनिट्स ऑफ करेंसी। अगर आपको किसी भी आइटम के अगेंस्ट पक्का पक्का पैसा मिलने वाला है या पक्का पक्का पैसा देना है ना, तो उसको पक्का पक्का, है ना, राइट टू रिसीव या ऑब्लिगेशन टू पे फिक्स और डिटर्मिनेबल यूनिट्स ऑफ करेंसी, तो मॉनेटरी है, अदरवाइज इट इज नॉन मॉनेटरी, बराबर। तो हमने ना याद है एग्जांपल्स भी कहते हैं बहुत सारे। अब एग्जांपल समझाने का ट्राई करता हूं विद द हेल्प ऑफ वन क्वेश्चन, ठीक है। तो सपोज ये है अपना चेतन भाई, इसने इंडियन कंपनी है, मशीन खरीदी 1 लाख रुपीज की 1 सितंबर को, ठीक है। इस दिन पे रेट हुआ 75, ईयर एंड पे रेट हो गया 80, इग्नोर द डेप्रिसिएशन। अब क्या करें ऐसे केस में, सबसे पहले डे 1 पे आप रिकॉर्ड करोगे मशीनरी टू ट्रेड पेबल्स, ठीक है। डे 1 की स्पॉट रेट पे दोनों को आपने रिकॉर्ड किया, ट्रेड पेबल्स बोला क्रेडिटर्स बोलो, बात तो एक है, क्रेडिटर्स बोलना चाहिए डेली, बट ठीक है, समझ गया ना तुम। अब मशीन इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम, वाई, इस मशीन के अगेंस्ट डू यू हैव अ राइट टू रिसीव एनीथिंग, राइट है क्या, देखो बेच के पैसा मिलेगा, बट राइट है क्या, राइट टू रिसीव अ फिक्स्ड अमाउंट, नहीं। तो उस केस में दिस इज अ नॉन मॉनेटरी एसेट, इसको आप रीमेजर नहीं करते हो, इसको आप वही इसी रेट पे रखोगे, ठीक है। दूसरा, व्हाट अबाउट ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल में देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू पे फिक्स्ड अमाउंट, ऑब्लिगेशन है ना, पे करना ही पड़ेगा, तो इट इज अ मॉनेटरी आइटम, तो इसको आपको करना होता है रीमेजर, कौन से रेट पे, क्लोजिंग रेट पे। तो रेट 75 से 80 हो गई थी, बराबर, तो रेट बढ़ गई, नुकसान हो गया अपने लिए, तो वो लॉस आप बुक करोगे, सिंपल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, परफेक्ट। उसके बाद ये किया अपन ने, ठीक है। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट बना के दिया मैंने आपको कि कैसे कैसे क्या क्या दिखने वाला है। अब मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने। मॉनेटरी के अंदर राइट टू रिसीव, ऑब्लिगेशन टू पे इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल यूनिट्स ऑफ करेंसी, ये मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए हुए इसके अंदर, रीड कर लेना एक बार। और नॉन मॉनेटरी ये सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। इसमें मॉनेटरी वाले में 2-4 एग्जांपल काम के, वो कौन से ध्यान रखना। सबसे पहला, अगर कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो यहां कंपनी को पक्का पेमेंट करना पड़ेगा ना, ऐसी सैलरी जो अक्रू हो चुकी है कंपनी ने पे नहीं किया है, तो यह आएगा। नॉन मॉनेटरी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस। क्यों नॉन मॉनेटरी है सर ये, अगर आपने कोई खर्चा एडवांस में इंकर कर दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया है, तो इसमें आपको पैसा नहीं मिलने वाला है वापस, इसके बदले आपको सर्विस मिलने वाली है, तो देयर इज नो राइट टू रिसीव कैश, देयर इज अ राइट टू रिसीव सर्विस, तो ये नॉन मॉनेटरी होएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अब मैंने एक और समरी दिया हुआ है, समरी में एक और ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं, वो क्या है सुनना। समरी फॉर अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। इनिशियल मेजरमेंट मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो, किस पे करने वाले हो, रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे करने वाले हो, पहला चीज। दूसरा चीज, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस पे करेंगे, है ना। तो ईयर एंड पे आपको मैंने ऑलरेडी बताया, मॉनेटरी आइटम है तो क्लोजिंग रेट पे करोगे, डिफरेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, पहला। दूसरा, अगर नॉन मॉनेटरी आइटम है और अगर आपने उस आइटम को कॉस्ट मॉडल पे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मशीन था, मेरे मशीन को मैंने कॉस्ट मॉडल पे रखा है, तो उस केस में नो नीड टू रीमेजर, इसका कोई एक्सचेंज गेन लॉस आएगा ही नहीं क्योंकि रीमेजर करा ही नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा नॉन मॉनेटरी आइटम है जिसको आपने रीवैल मॉडल पे कैरी करके रखा है, जैसे ऊपर की जो मशीन थी, सपोज मैंने उसको कॉस्ट पे नहीं रखा, मैंने उसको रीवैल पे रख दिया, तो क्या होता, तो उस केस में आपको करना पड़ता रीमेजर, कौन से रेट पे, जिस दिन आप रीवैल्यूएशन परफॉर्म कर रहे हो। सपोज आप साल के एंड पे रीवैल परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको साल के एंड की एक्सचेंज रेट कंसिडर करनी पड़ती अलॉन्ग विद द फेयर वैल्यू। इसके ऊपर एग्जांपल करवाऊंगा वापस से। अगर नॉन मॉनेटरी आइटम रीवैल मॉडल वाला है, बराबर, तो क्योंकि रीवैल मॉडल में आप साल के एंड पे निकालते हो फेयर वैल्यू, कंसिडर करते हो फेयर वैल्यू, तो ये फेयर वैल्यू को जब कंसिडर करोगे तो एक्सचेंज रेट भी उसी ईयर एंड की लेना, सिंपल, बराबर। तो ऐसे केस में अगर कुछ एक्सचेंज डिफरेंस आ जाए तो क्या किया जाए, तो उस केस में एक्सचेंज डिफरेंस डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस में नहीं जाता है। आपको यह देखना पड़ेगा कि क्योंकि ये असेट रीवैल मॉडल वाला था तो इसका फेयर वैल्यू गेन लॉस कहां गया है। अगर फेयर वैल्यू गेन लॉस ओसीआई में गया है तो एक्सचेंज गेन लॉस भी ओसीआई में जाएगा।
अगर फेयर वैल्यू गेन लॉस पीएनएल में गया तो एक्सचेंज गेन लॉस भी पीएनएल में जाएगा। अब इसको समझाने के लिए अपन ने पता है एग्जांपल लिया था। एक असेट है मेरे पास, सपोज इसकी कॉस्ट डे 1 पे इतनी 1 लाख थी, ईयर एंड पे इट वाज 1.1 लाख। तो ऐसे केस में, और आपने कॉस्ट परचेज किया था क्रेडिट पे, तो आप बुक करोगे मशीन टू ट्रेड पेबल को आप रीमेजर करोगे, इसका डिफरेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। वो तो सिंपल है, मशीन की बात कर रहा हूं। अब जब आप मशीन की फेयर वैल्यू कंसिडर करोगे तो वैल्यू लोगे ईयर एंड की, उसके साथ एक्सचेंज रेट भी लोगे ईयर एंड का। तुम समझ रहे हो क्या? तो मेरे पास डे 1 की इतनी वैल्यू थी, ईयर एंड पे मेरी ये फेयर वैल्यू और ये ईयर एंड का एक्सचेंज रेट, ये लेना पड़ेगा आपको। तो आपको गेन आएगा 13 लाख का। इस गेन के 2 हिस्से करने पड़ेंगे। ये गेन कंप्राइज ऑफ 2 थिंग्स, एक है फेयर वैल्यू गेन और एक एक्सचेंज गेन। जो भी आपका फेयर वैल्यू गेन है, जितना भी आपका फेयर वैल्यू गेन है, वो कैसे निकलेगा? तो फेयर वैल्यू गेन निकालने के लिए आप सिर्फ फेयर वैल्यू को देखा करो। फेयर वैल्यू 1 थी, फिर 1.1 हो गई, सिर्फ इसको देखो, है ना। और रेट पुराना वाला ही यूज करो, रेट में कोई इंक्रीमेंट मत करो। सिर्फ फेयर वैल्यू देखो और रेट पुराना वाला यूज करो, उससे आपको मिलेगा फेयर वैल्यू गेन। एक्सचेंज गेन या तो बैलेंसिंग फिगर ले लो, या फिर जो फेयर वैल्यू है सिर्फ इसको देखो और रेट का डिफरेंस देखो, सिर्फ इस वैल्यू को देखो और रेट का डिफरेंस देखो, तो आपको मिलेगा एक्सचेंज गेन। यहां छोटी छोटी मिस्टेक हो सकती है, ध्यान से करना, पहले बता रहा हूं, ठीक है। चलो, तो फेयर वैल्यू गेन अलग बुक करना और एक्सचेंज गेन अलग बुक करना, सिंपल। दोनों, क्योंकि फेयर वैल्यू गेन गया ओसीआई में तो एक्सचेंज गेन भी जाएगा ओसीआई में, सिंपल। अब इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन भी था, हाथों के हाथ क्वेश्चन कर ही लेते हैं, एंड दैट वाज इलस्ट्रेशन नंबर 12। आ जाओ। तो एक इलस्ट्रेशन नंबर 12 एकदम मीठा मीठा प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या बोलता है वो क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। वो बोलता है, ये सेम जो एग्जांपल मैंने लिया वैसा ही केस है कि मैंने मशीन खरीदी कितने में, $5,000 में, क्रेडिट पे परचेज किया, रेट थी 60, ईयर एंड पे फेयर वैल्यू 5,500, रेट हो गए 65। पहले इतने की बात कर लेते हैं। तो ऐसे केस में क्या करना है, डे 1 पे आप रिकॉर्ड करो 5,000 के हिसाब 60 के हिसाब से, क्रेडिटर्स को करोगे रीमेजर, गेन लो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, मशीन के ऊपर आएगा आपको रिवैल्यूएशन गेन, है ना। अब गेन कैसे निकालोगे रीवैल का, और एक्सचेंज गेन कैसे निकालोगे, बराबर तो सिंपल है। रीवैल गेन निकालने के लिए यू विल कंपेयर कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, और रेट ओल्ड वाली यूज करने का, है ना। जो भी कॉस्ट और फेयर वैल्यू कंपेयर करो, रेट ओल्ड वाली यूज करने का, ठीक है। और एक्सचेंज गेन के लिए आप फेयर वैल्यू यहां उठा लेना, फेयर वैल्यू पकड़ना इधर, और रेट का फर्क ले लेना, तो आपको एक्सचेंज गेन मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल। इस क्वेश्चन में खास बात यह थी कि यहाँ 30% का रेट भी दिया हुआ है, तो डिटेल भी आएगा। अब कैसे आएगा, मैंने वर्किंग बनाई थी, इधर आपको याद रहेगा, तो देखो इधर दिखाता हूं। कैरिंग अमाउंट आपकी मशीन की हो गई, फेयर वैल्यू गेन और एक्सचेंज गेन के बाद इतनी, लेकिन टैक्स बेस कितना रह गया, टैक्स बेस आपका 3 लाख पे रह गया, तो डिफरेंस आया 3 लाख पे। क्यों? क्योंकि हम टैक्स के अंदर कोई फेयर वैल्यू गेन या कोई भी एक्सचेंज गेन बुक नहीं करते, तो टैक्स बेस आपका इतने पे रह गया, डिफरेंस आया। अब ये डिफरेंस का रीजन क्या है, ये डिफरेंस का रीजन है फेयर वैल्यू एंड एक्सचेंज गेन, और ये दोनों चीजें ओसीआई में जाती है, तो हमारा जो डीटीएल आता है वो भी ओसीआई में जाएगा। अब डिटेल कैसे आया सर, आपको याद है अपन ने इंडेक्स 12 में हिंट पढ़ा था, है ना, कैरिंग अमाउंट ज्यादा टैक्स बेस कम, ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग कैरिंग अमाउंट टुवर्ड्स टैक्स बेस। तो कैरिंग अमाउंट ऊपर है, टैक्स बेस नीचे है, तो ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग कैरिंग अमाउंट टुवर्ड्स टैक्स बेस, कैरिंग अमाउंट टुवर्ड्स टैक्स बेस। कैरिंग अमाउंट कम करना है ना भाई साहब, तो कैरिंग अमाउंट कम करना है तो लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज असल का कैरिंग अमाउंट कम करना है तो लायबिलिटी क्रिएट करोगे, क्लियर। तो डिटेल आ जाएगा उस केस में, तो क्योंकि इस डिफरेंस का रीजन वाज ओसीआई, तो डिटेल भी जाएगा ओसीआई के अंदर, तो आपने ये एंट्री मारी, सिंपल। अच्छा, उसके अलावा 1 साल के बाद हमने ट्रेड पेबल को पे ऑफ कर दिया, तो ट्रेड पेबल को पे ऑफ करने की एंट्री मारने का 67 में पे ऑफ किया, 67 में, तो आप 67 में पेमेंट करोगे, क्रेडिटर्स को बाहर करोगे कैरिंग अमाउंट के ऊपर, क्योंकि वो 65 पे रीमेजर था, और जो भी एक्स्ट्रा पैसा दिया वो आपका एक्सचेंज गेन लॉस हो गया। आप इसको अलग अलग करके भी मार सकते हो, पहले क्रेडिटर्स को आप 67 पे ले जाओ फिर पे ऑफ कर दो, वैसे भी कर सकते हो, कैसे भी करो चलेगा। उसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, फेयर वैल्यू ऑफ मशीन रिमेन अनचेंज्ड, इसका मतलब फेयर वैल्यू निकाला है लेकिन वो अभी भी इतना ही है 5,500, तो उस केस में इस साल कोई फेयर वैल्यू गेन नहीं आएगा, लेकिन एक्सचेंज गेन तो आएगा। क्यों? हम जब जब फेयर वैल्यूएशन परफॉर्म करेंगे एक्सचेंज गेन निकालना पड़ेगा। यहां आपने फेयर वैल्यूएशन परफॉर्म किया है, बस गेन नहीं आया है, ठीक है, तो ध्यान रखना यहां सिर्फ एक्सचेंज गेन आएगा, जो 67 से 65 67 की रेट हो गई वो एक्सचेंज गेन आएगा, ध्यान रखना प्लीज। व्हेन द असेट इज नॉन मॉनिटरी एंड विच इज कैरिड एट रीवैल मॉडल, जिस दिन भी फेयर वैल्यू ढूंढोगे उस दिन आपको एक्सचेंज गेन लॉस भी देखना पड़ेगा। यहां आपने फेयर वैल्यू ढूंढी है, सिर्फ फेयर वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई है, उतनी की उतनी ही है, तो फेयर वैल्यू गेन 0 है, बट एक्सचेंज गेन तो आएगा, वो रिकॉर्ड कर लेना। और गेन आया एक्सचेंज गेन, तो ओसीआई का डिटेल भी आएगा, वो आप अगेन इस तरीके से निकाल सकते हो, ध्यान रखना। सिंपल ए वाला पार्ट डन एंड डस्टेड, ठीक है। तो ये अपन ने बढ़िया सा एक पार्ट कर लिया था, मजा आ गया था, एकदम फील आ गई थी भाई साहब, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, पूरे चैप्टर को आप 4 सेक्शन में डिवाइड करना, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन हो गया था।
दैट वाज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। क्लियर है? अब एक बार ये सेक्शन हो गया तो इसको भूल जाने का। अब आने का अगले सेक्शन के ऊपर, ट्रांसलेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनटू प्रेजेंटेशन करेंसी। यहां मैं ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं। अब आपने आपके फाइनेंशियल्स बना लिए, आपने फाइनेंशियल्स बनाए रहेंगे फंक्शनल करेंसी में, लेकिन ऐसा मान लो आपको प्रेजेंट करना पड़ रहा है किसी दूसरे करेंसी में। मैंने बताया था ना, बाहर से लोन लेना है तो उसके लिए सबमिट करना पड़ सकता है, फॉरेन पेरेंट को भेजना है तो उसके लिए कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो अगर आपकी प्रेजेंटेशन करेंसी इज अदर देन फंक्शनल करेंसी तो ट्रांसलेट करेंगे फाइनेंशियल्स को। अब फाइनेंशियल्स को ट्रांसलेट करने के लिए कैसे करेंगे? यहां आप मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी मत देखना। तो क्या करेंगे अपन? सिंपल, इधर सिंपल सिंपल रूल्स है। इधर आ जाओ, एक सेकंड, किधर गया ये तो दूसरा खुल गया। हाँ, इधर सिंपल सिंपल रूल्स है अपने पास। यहां मैंने देखो शॉर्टकट में लिखा है वो आपके लिए। देख लो, इधर बोलता है ट्रांसलेशन ऑफ एफएस इनटू प्रेजेंटेशन करेंसी, है ना। तो उस केस में ये तब कब एप्लीकेबल है? जब फंक्शनल करेंसी अलग है लेकिन प्रेजेंट किसी और करेंसी में करना है। तो सारे असेट्स क्लोजिंग रेट पे, सारे लायबिलिटी क्लोजिंग रेट पे, करंट ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस है एवरेज रेट पे, इक्विटी में जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो कैपिटल है वो आप कन्वर्टेड अमाउंट या तो दिया हुआ रहता है, अगर कन्वर्टेड अमाउंट नहीं दिया हुआ है तो उस केस में आप हिस्टोरिकल रेट पे कन्वर्ट कर लेना। उसके अलावा जो अदर इक्विटी है, अदर इक्विटी का जो ओपनिंग बैलेंस है उसके लिए सेम, या तो कन्वर्टेड अमाउंट दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया हुआ है तो हिस्टोरिकल रेट पे कन्वर्ट कर लेना। उसके अलावा जो भी आपका ड्यूरिंग द ईयर का अदर इक्विटी है वो आप एवरेज रेट पे कन्वर्ट करोगे। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो एवरेज रेट पे कन्वर्ट किया ना आपने, तो यही तो प्रॉफिट लॉस अदर इक्विटी में आता है ड्यूरिंग द ईयर में। तो इसको भी आप किस पे करोगे? एवरेज रेट पे कन्वर्ट करोगे। ऑफ कोर्स यहां क्या मैं मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी चेक कर रहा हूं क्या? नहीं भाई, यहां मत देखना। ट्रांसलेशन वाले केस, ट्रांजेक्शन अलग है, ट्रांसलेशन अलग है। ट्रांसलेशन में यू विल नॉट सी एनी मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी। यहां सीधा सीधा ट्रांसलेट करने का बैठ के सिर्फ सारे एसेट लायबिलिटी क्लोजिंग पे बराबर, इक्विटी और ओपनिंग रिटर्न अर्निंग्स हिस्टोरिकल रेट पे, और ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट एवरेज रेट पे, सिंपल। अब क्योंकि आपने पूरे फाइनेंशियल्स को सेम रेट पे कन्वर्ट नहीं किया है, कोई डिफरेंस आएगा। इस डिफरेंस को हम प्यार से बोलते हैं FCTR। क्या बोलते हैं इसको? FCTR। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस? फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। ये आप बुक करोगे OCIR में, OCIR से ये अक्यूमुलेट होएगा अदर इक्विटी के अंदर, सिंपल। क्लियर है यहां तक? यहां मेरा देखो नोट भी लिखा हुआ है, प्लीज डोंट चेक मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी ईयर। डिस्क्लेमर दिया हुआ है, ये चेक मत कर लेना येड़े की तरह, ठीक है। चलो आगे। ये अपना सेकेंड सेक्शन ऑफ द चैप्टर था। फिर आता है थर्ड सेक्शन ऑफ द चैप्टर, दैट इज फॉरेन ऑपरेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन ऑपरेशन? चलो समझने का ट्राई करते हैं। फॉरेन ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? तो सपोज आप इंडियन पेरेंट हो और आपकी बहुत सारी बाहर एक सब्सिडरी है। आप इंडियन पेरेंट हो, आपकी सब्सिडरी है एक यूएस की, जॉइंट वेंचर चाइना का, एसोसिएट दुबई का, ब्रांच जापान का, बराबर। तो जब आपके बाहर गांव की सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर है उसको बोलते हैं फॉरेन ऑपरेशन, बराबर। पेरेंट किसी और कंट्री का और बाकी सब लोग किसी और कंट्री के, उसको बोलते हैं फॉरेन ऑपरेशन। अब आप अगर आपके पास कोई फॉरेन ऑपरेशन है तो क्या चेक करना है? आपको इसकी फंक्शनल करेंसी चेक करनी है इस फॉरेन ऑपरेशन की। तो आपको यह चेक करना है क्या इस फॉरेन ऑपरेशन की फंक्शनल करेंसी इज सेम एज पेरेंट या इट इज डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट। अब आप बोलोगे सर डिफरेंट ही होगी ना, सेम कैसे होगी? क्योंकि अगर ये फॉरेन का ऑपरेशन है और मैं इंडियन हूं तो इसके तो करेंसी अलग ही होगी ना। ऐसा नहीं होता है, इट कैन बी सेम एज पेरेंट ऑल्सो। सर ये कैसे मालूम पड़ेगा? याद है कुछ कंडीशंस आपने कंसेप्ट बुक में थे, मैंने आपको बोला था रीड कर लेना इसको। देखो दिखाता हूं आपको कौन से थे। किधर गया ये अपनी कंसेप्ट बुक? ये वाला फंक्शनल करेंसी ऑफ फॉरेन ऑपरेशन है ना। तो अपने को ये कंडीशन चेक करने का था। कुछ कंडीशन में एक बार रीड कर लेने का, कुछ कंडीशन में अगर मीट हुआ तो द फंक्शनल करेंसी कैन बी सेम एज पेरेंट, और कभी कभी नहीं हुआ तो इट माइट नॉट बी सेम एज पेरेंट। इसका थोड़ा रिलेशन AS से है। वो था ना इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, वैसा है। बट ठीक है, वो इतना काम का नहीं, एक बार रीड कर लेना बस इसको, बराबर। तो ऐसे केस में आपको क्या चेक करना है? फॉरेन ऑपरेशन का फंक्शनल करेंसी वेदर इट इज सेम एज पेरेंट और डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट। अगर पेरेंट की तरह सेम है, इसका भी करेंसी सेम, पेरेंट का भी फंक्शनल करेंसी सेम, तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो डायरेक्टली CFA बना सकते हो। लेकिन अगर पेरेंट का करेंसी रुपीज है और हमारे ऑपरेशन का करेंसी डॉलर्स निकलता है तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? फॉर द पर्पस ऑफ CFS अपने को इस ऑपरेशन का ट्रांसलेशन करना पड़ेगा ना। फॉर द पर्पस ऑफ CFS मेरे को ये फॉरेन ऑपरेशन का जो फाइनेंशियल्स है
वो रुपीस में लगेगा ना यार, तो मुझे फॉरेन ऑपरेशन के जो फिनेंशियल है उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो अगर डिफरेंट है तो ये विल ट्रांसलेशन ऑफ एफएस ऑफ फॉरेन ऑपरेशन विल बी रिक्वायर्ड। अब सर ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, सीखा ना ऊपर। जब भी ट्रांसलेशन की बारी आएगी, जब भी फिनेंशियल्स को ट्रांसलेट करोगे, वही सेम रूल्स है, सारे एसेट क्लोजिंग पे, लाइबिलिटी क्लोजिंग पे, करंट ईयर का वो एवरेज पे, इक्विटी, ब्ला ब्ला ब्ला, सिंपल। आई होप तुमको समझता है ये वाला पार्ट क्या। यस अब इस पार्ट के ऊपर 2 क्वेश्चन थे हमारे पास, एंड दैट वाज क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहला देख लेते हैं फटाफट से क्या बोलता है वो, सुन लो। क्वेश्चन नंबर 11, यहां अपने को ट्रांसलेशन करना है, सिंपल है। सारे एसेट क्लोजिंग पे, सारे लाइबिलिटी क्लोजिंग पे, इक्विटी और ओपनिंग का गिवन दिया हुआ है, ट्रांसलेटेड वैल्यू दिया हुआ है आपको, और प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको एवरेज रेट पे करना है, कर लेना, सिंपल है। आपको वो एक्सचेंज रेट भी दिया हुआ है। बस ध्यान रखना, अगर आपने थोड़ा एसएफएम पढ़ रखा है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कोट डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कोट है। इनडायरेक्ट मतलब नॉर्मली अपन क्या करते हैं, कन्वर्ट करने के लिए अपन मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई मत करना, ये डी की तरह यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, अगर आपको नहीं समझता है तो मैंने आपको पता है क्लास में एक हिंट बताया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेने का। कैसे सर, दिखाता हूं, इधर आओ। फॉर एग्जाम्पल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेने का, मेरा एक $1 इज 1 USD, तो मेरे 50,000 USD कितने $1 रहेंगे, ऐसा। तो आपको मालूम पड़ेगा मुझे यहाँ डिवाइड करना पड़ रहा है। आपको मैंने पता है, याद है, एकदम छोटा सा हिंट दिया था, ध्यान रखना, बस कन्वर्ट कर लेना। आपका असेट साइड और लाइबिलिटी साइड मैच नहीं करेगा, आपका असेट ज्यादा है मतलब गेन है आपका, तो FCTR करके गेन बुक कर लेना, बस सिंपल है। अब इसमें एक और चीज पूछी है, एक वर्किंग पूछी है इसके अंदर लास्ट में जाकर, वो इधर पूछा है, प्रिपेयर अ वर्किंग ऑफ क्यूमुलेटिव बैलेंस ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। एक रिको की तरह पूछा है बेसिकली। तो ये रिको कैसे बनाने का, सुन लो। आपके सारे चीजें क्लोजिंग पे कन्वर्ट किया एक्सेप्ट 3 थिंग्स, 3 आइटम को छोड़कर आपने सारे आइटम्स क्लोजिंग पे कन्वर्ट किए हैं। अब वो 3 आइटम्स कौन से हैं, सबसे पहला है आपका ओपनिंग कैपिटल, सेकेंड है आपका ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, और ये प्रॉफिट फॉर द ईयर। इनको आपने क्लोजिंग पे नहीं, इनको आपने किसी और रेट पे कन्वर्ट करा है। तो अब मैं रिको कैसे बनाऊंगा, देखो रिको सिंपल है, अगर ये तीनों आइटम को मैं क्लोजिंग पे ही कन्वर्ट करता तो वैल्यू क्या आती, कंपेयर दिस वैल्यू विद द एक्चुअल वैल्यू, आपको डिफरेंस मिलेगा। वो डिफरेंस यही है जो आपको इधर आता है, ऐसा। तो एक रिको बना के बढ़िया सा आने का, ठीक है, खत्म। एक ये क्वेश्चन था जो काम का है, इलस्ट्रेशन नंबर क्या है 11। और एक और बेहतरीन क्वेश्चन है जो देखकर आपको लगेगा भाई साहब कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जब पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को फटाफट से मैं क्विकली डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये है अपना कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। बराबर क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, सुनना मेरी बात ध्यान से, एक सेकेंड ना, हाँ देख लो क्या बोलता है वो। सबसे पहली बात, हमारे पास एक पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है होल्डिंग्स लिमिटेड, और एक सब्सिडरी है जिसका नाम है इंडिया, इधर किधर है वो सब्सिडरी, PQR इंडिया लिमिटेड, आपको दिखता रहेगा। तो दिस इज PQR इंडिया लिमिटेड, बराबर। PQR इंडिया कौन है, PQR इंडिया सब्सिडरी है, और ये PQR होल्डिंग पेरेंट है। होल्डिंग का GBP है मेन करेंसी, और PQR इंडिया का मेन करेंसी है रुपीस, ध्यान रखना, ठीक है। अब करना क्या है, अपने को बहुत सारे आइटम्स दिए हुए हैं इसके अंदर। सबसे पहले पूरे क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी है। पहला आपको पूछा है डेफिनेशन ऑफ मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी, डेफिनेशन लिख देना। फिर इस बेस पे आपको हर एक आइटम को बताना है कि वो मॉनिटरी है कि नॉन मॉनिटरी है। तो अपन हर एक आइटम को पहले बता देंगे, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी, पहला ये पूछा तो कर देना, ये तो सिंपल है, ठीक है। अगर तुमको नहीं आता तो एक बार देख लो, मैंने यहाँ मार्किंग भी कर रखा है, पॉज करके आप बाद में आराम से देख लेना है इसको, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चीज क्या करनी है, सेकेंड चीज ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करना है क्यों, क्योंकि ये तो इंडियन है, ये तो रुपीस में है, हम सब्सिडरी है, सब्सिडरी, ये सब्सिडरी को अपने माई बाप को GBP में कन्वर्ट करके भेजना पड़ेगा ना, रुपीस को GBP बना के भेजना पड़ेगा ना, तो बस वो भेजना है अपने को। तो अब ऐसे केस में क्या करें सर, अगर आपको GBP बना के भेजना है, GBP बना के भेजना है तो ट्रांसलेट करना पड़ेगा। जब ट्रांसलेट करोगे तो ट्रांसलेशन करते समय क्या मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी काम आने वाला है क्या आपको, ट्रांसलेशन करते समय मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी काम आने वाला है क्या आपको, नहीं ना। ट्रांसलेशन करते समय तो ऑल असेट्स क्लोजिंग, ऑल लायबिलिटीज क्लोजिंग, वही करते हैं ना अपन, इक्विटी और ये अदर इक्विटी ओपनिंग, है ना। तो बस वही करना है आपको। ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट एवरेज, तो ये जो प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर का, ये कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि आपका जो कंपनी है वो करंट ईयर में फॉर्म हुआ है, तो जितना प्रॉफिट कमाया ड्यूरिंग द ईयर, तो ये एवरेज पे होएगा, और ये दोनों आपका होएगा ओपनिंग के ऊपर या एवरेज के ऊपर, बाकी सब कुछ क्लोजिंग के ऊपर। कन्वर्ट करना और सॉल्व कर लेना,
प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन, बट अ वेरी गुड क्वेश्चन. खत्म हो गया है वाला पार्ट. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अरे यस और नो? यस. चलो 10 सेकंड्स का ब्रीदर ले लो, फिर रिज्यूम करते हैं. चलो आगे बढ़ जाते. परफेक्ट, चलो आगे बढ़ते. आ जाओ. अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट. अगर आपको याद रहेगा तो अपने कंसेप्ट बुक में भी है वो पार्ट, एंड दैट इज, ये तो हो गया. फिर आता है अपना ये वाला पार्ट, एंड दैट इज इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? पेरेंट सब्सिडियरी के बीच में अगर कोई लोन गिवन लोन टेकन है या ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल है तो क्या होगा? इसको मैंने बेहतरीन तरीके से एग्जांपल देकर समझाया था. आपको वो एग्जांपल मैं दोबारा रिकॉल करवाता हूं. इधर आओ, देखो इधर. इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस बिटवीन पेरेंट सब्सिडियरी. तो याद है एक क्वेश्चन था अपने कंसेप्ट बुक में, ये वाला इधर एक एग्जांपल था. एग्जांपल, ठीक है. थियरी का मैंने इससे बेटर थियरी का समरी दिया हुआ मेरी किताब में, देख लेना. सुनो क्या बोलता है एग्जांपल में. पेरेंट पी हैज यूएसडी फंक्शनल करेंसी, सब्सिडरी यूरो फंक्शनल करेंसी. अब पेरेंट ने लोन दिया सब्सिडरी को यूएसडी में. पेरेंट का मेन करेंसी यूएसडी है, सब्सिडरी का यूरो है. पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन दिया है 30 सितंबर को, ठीक है. डे 1 का रेट दिया हुआ है, ईयर एंड का रेट दिया हुआ है. अब ऐसे केस में क्या करे? 3 बुक्स में अकाउंटिंग करना है. पेरेंट का एसएफएस, सब्सिडरी का एसएफएस और सीएफएस. अब पेरेंट का करेंसी डॉलर्स है, लोन दिया भी डॉलर्स में है, तो पेरेंट के लिए दिस इज नॉट अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन. मेरा डॉलर्स करेंसी है, डॉलर्स में लोन दिया है, तो मेरे लिए वो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन नहीं है भाई. मैं इस पे रिकॉर्ड करेगा और ईयर एंड पे इसी वैल्यू पे दिखेगा. बट फॉर सब्सिडरी उसका मेन करेंसी यूरोज है, लोन लिया डॉलर्स में, तो इसके लिए जो लाइबिलिटी है इट इज अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन. तो ये आज तो इस पर रिकॉर्ड करेगा, ईयर एंड पे रीमेजर भी करेगा. सिंपल, तुमको समझता है ये वाला पार्ट? ठीक है सर, रीमेजर कर लिया, ईयर एंड पे लॉस भी आ गया. तो सब्सिडरी के एक्सट्रैक्ट में दिख रहा है लॉस और बैलेंस शीट में दिख रहा है लोन फ्रॉम पी करके. ठीक है. अब जब सीएफएस बनाएंगे सीएफएस, तो सीएफएस में ये सारी चीजों को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना अपने को मेन करेंसी में. इसको अपने को क्या करना पड़ेगा? सीएफएस पर्पज से इसको अपने को ट्रांसलेट करना पड़ेगा सीएफएस के लिए. ट्रांसलेट फॉर सीएफएस इन डॉलर्स. तो सीएफएस में होता क्या है? आपने लोन टू सब्सिडरी और लोन फ्रॉम पेरेंट रिकॉर्ड करा. ये लोन फ्रॉम पेरेंट जो था वो यूरोज में नहीं डॉलर्स में दिखेगा. तो ट्रांसलेट करोगे तो असेट लायबिलिटी क्लोजिंग रेट पे करोगे ट्रांसलेट, तो ट्रांसलेट किया. अब लोन गिवन लोन टेकन तो एलिमिनेट हो जाता है सीएफएस के अंदर. सिंपल. बट जो एक्सचेंज लॉस है ये सीएफएस में एलिमिनेट नहीं होता है. जो एक्सचेंज लॉस एसएफएस में अराइज हुआ था ना, वो एग्जैक्टली सीएफएस में दिखने वाला है. दिस वोंट गेट एलिमिनेटेड. व्हाई? अरे भाई किसके अगेंस्ट एलिमिनेट करोगे? इसके अगेंस्ट तो थे ना दोनों, लोन गिवन लोन टेकन. यहां तो एक ही अकेला एक्सचेंज लॉस है. सर गेन क्यों नहीं है इसके अगेंस्ट? क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन था वो सिर्फ एक ही पार्टी के लिए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन था. तुम समझ रहे हो? ये सिर्फ एक ही पार्टी के लिए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन था, तो एक ही पार्टी के बुक्स में लॉस अराइज हुआ, तो ये सीएफएस में एलिमिनेट नहीं होता है. सिंपल. तो ये सीएफएस में कहां दिखेगा? सीएफएस के प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा. सीएफएस के प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा ये भी. सिंपल, इतना बताना था. अब इसका आपको मैंने एक समरी दिया था जिसमें बहुत सारे केसेस है. सबसे पहला देखो क्या बोलते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज गेन लॉस इन इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन. जो भी गेन लॉस एसएफएस में आता है इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन में, तो एसएफएस में तो सारे प्रॉफिट लॉस जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर. अच्छा, अब इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन सिर्फ लोन गिवन लोन टेकन नहीं होता है. इट कैन बी सेल ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ गुड्स, जहां ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स कैन अराइज. तो अगर ऐसा कोई इंटर कंपनी है तो ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल एलिमिनेट करो, सेल्स परचेज एलिमिनेट करो. सिर्फ जो एक्सचेंज गेन लॉस है वो एलिमिनेट नहीं होगा, वो सीएफएस के प्रॉफिट लॉस में दिखता हुआ चलेगा. अगला सीएफएस में अगर कोई इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है लोन गिवन लोन टेकन का, अगर कोई इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है लोन गिवन लोन टेकन का, तो अपन ने भी ये केस डिस्कस किया. हमने माना कि लोन रिटर्नेबल होगा. पेरेंट ने सब्सिडी को लोन दिया है तो इट माइट बी रिटर्नेबल, तो लोन गिवन लोन टेकन विल गेट एलिमिनेटेड, बट द एक्सचेंज गेन लॉस विल नॉट गेट एलिमिनेटेड. यही तो अपन एग्जांपल देखा अभी. तो वो कहां दिखेगा एक्सचेंज गेन लॉस? सीएफएस के पीएनएल में. लेकिन एक और केस है जिसपे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक कंसेप्ट तो है. वो क्या है? अगर ये लोन गिवन लोन टेकन है बट द लोन इज नॉट रिटर्नेबल इन फ्यूचर. पेरेंट ने लोन दिया सब्सिडरी को, बोला रख ले, नहीं चाहिए फ्यूचर में तेरे से वापस, तो लोन गिवन लोन टेकन तो एलिमिनेट होएगा सीएफएस के अंदर. लेकिन 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 जो एक्सचेंज गेन लॉस है वो एलिमिनेट नहीं होएगा. फर्क इतना है, वो सीएफएस में पीएनएल में नहीं
वो CFS के OCIR में दिखेगा, वो CFS के OCIR में दिखेगा। ये कब होएगा? जब लोन इज नॉट रिटर्नेबल इन फ्यूचर। इंटर कंपनी है, CFS की बात कर रहा हूं, CFS में इंटर कंपनी है तो लोन गिवन लोन टेकन एलिमिनेटेड, बट अगर लोन रिटर्नेबल नहीं है तो एक्सचेंज गेन लॉस CFS के PNL के बदले CFS के OCI में दिखेगा। सर ये PNL OCI बहुत ज्यादा नहीं हो गया? कभी PNL कभी OCI, ये वो टेंशन मत लो। पूरे बोर्ड नोट्स के एंड में मैंने एक समरी दिया हुआ है कि पूरे चैप्टर में कब प्रॉफिट एंड लॉस, कब OCIR, तो कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं रखा मैंने। चलो ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी था, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 8। अपने मॉडल में बढ़िया सा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 8, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अपन फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं, आ जाओ। क्या था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में मैं शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, LDR क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देयर वाज इंटर कंपनी सेल परचेज, ठीक है। तो एक के बुक्स में ट्रेड रिसीवेबल, एक के बुक्स में ट्रेड पेबल, वो आप एलिमिनेट कर दोगे ईयर एंड पे, सिंपल, ठीक है। तो पहला वो होगा, देखो पहले SFS में एंट्री मारी, जो डिस्कस किया वैसी एंट्री मारी, सेल्स वगैरह बुक करेगा और जिसके लिए फॉरेन करेंसी है वो रीमेजर करेगा। ये परचेज बुक करेगा, इसके लिए फॉरेन करेंसी था ही नहीं तो कुछ रीमेजर नहीं करेगा, ठीक है। फिर आप आओगे CFS के अंदर, ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल एलिमिनेट हो जाएगा। आपकी इन्वेंट्री जो है दैट इज अनसोल्ड, क्योंकि सेल परचेज हुआ है तो इन्वेंट्री ईयर एंड पे अनसोल्ड है, तो इस इन्वेंट्री पे आपको URP पे एलिमिनेट करना है। तो इन्वेंट्री की ये वैल्यू थी, उसका कॉस्ट वाज गिवन इन द क्वेश्चन 830, तो इसका URP भी एलिमिनेट कर देना। ये एक नया एडजस्टमेंट है, बस इसके आपको एंट्री मारनी होती है। जो एक्सचेंज गेन है वो तो एलिमिनेट नहीं होगा, ये CFS के प्रॉफिट लॉस में दिखेगा। सर OCI क्यों नहीं? अरे OCIR तब होता है जब लोन गिवन लोन टेकन है और वो रिटर्नेबल नहीं है, तब OCIR, बाकी सारे केस में प्रॉफिट लॉस ही रहता है, ठीक है, ध्यान रखना बस। अब ये एग्जाम में ऐसा मत प्रेजेंट करना, एग्जाम में आप इसी चीज को स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करना। ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। चलो अब जो बच्चे कुछ कंसेप्ट है फटाफट से कर लेते हैं। ये 8th कंसेप्ट था इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। 9th वाला पार्ट, अगर कोई भी गुडविल अराइज होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन में, है ना, और आपको ऐसा बोलता है कि ईयर एंड पे गुडविल को कौन से रेट पे ट्रांसलेट करेंगे, तो ध्यान रखना इंड AS 21 सेज कि कोई भी गुडविल अराइज होता है और आपको पूछ लिया कि ईयर एंड पे कौन से रेट पे ट्रांसलेट करे, तो ईयर एंड पे यू विल ट्रांसलेट एट क्लोजिंग रेट। किसके लिए मैंने बोला? गुडविल के लिए मैंने बोला। अरे सिंपल है ना, अपन फॉरेन ऑपरेशन का जो भी फाइनेंशियल्स है वो वैसे भी अपन क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करते हैं ना, ट्रांसलेशन की बातें क्लोजिंग रेट पे ही होती है ना, तो यहां भी यही कह रहा हूं, गुडविल भी होगा तो गुडविल तो असेट ही है ना, क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट कर देना। उसके अलावा डिस्पोजल की बात है, डिस्पोजल में काफी सारे केसेस है, लेकिन जो मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है वो ये वाला केस है। अगर आपने डिस्पोज किया और आपका कंट्रोल चला गया, फॉरेन ऑपरेशन डिस्पोज कर दिया, कंट्रोल चला गया, तो ऐसे केस में अगर आपका कोई FCTR का बैलेंस पड़ा है, याद है जो OCIR का बैलेंस था अदर इक्विटी में पड़ा था एक्यूमुलेट होके, तो वो FCTR का सारा बैलेंस जितना भी पेरेंट का शेयर है, पीस शेयर, उस मतलब दो लोग का शेयर होता है ना, पेरेंट NCI, तो उसमें जितने पेरेंट का शेयर है वो क्या कर देना, आप रिक्लासिफाई कर देना प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ये कब करना? जब आपने फॉरेन ऑपरेशन बेच दिया है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। बाकी केसेस आपको चाहिए तो आप एक बार रीड कर लेना। उसके बाद डिफरेंस इन इंपोर्टेंट इतना रिलेवेंट नहीं है। टैक्स इफेक्ट ये तो मैंने आपको ऑलरेडी इलस्ट्रेशन नंबर 12 में बता दिया ना, डिटेल आता है बस। अब कौन से और क्वेश्चन बाकी है सर, फटाफट से देख लेता हूं, अगर मुझे कोई क्वेश्चन आपके कराने बाकी रह गए तो। LDR वाले में से 11th करा चुका, 12th बता चुका, 14th वाला क्वेश्चन सुनो क्या है। 14th वाले क्वेश्चन में क्या है, यहां हमने ना फटाफट से बताता हूं, यहां अपन ने क्या किया पता है, सेल किया है। क्या क्या अपन ने यहां एक सेल किया है। तो जब आप सेल करते हो, है ना, जब आप सेल करते हो तो उस केस में रेवेन्यू बुक करते हो। वो बोलता है सेल आपने किया है 1 Jan को, लेकिन इसका रेवेन्यू बुक होना चाहिए 31 March को, बराबर। आपको डे 1 पे एडवांस मिल गया 20 million का, तो मैं क्या करूंगा, डे 1 पे जो एडवांस मिला उसकी पहले एंट्री मारूंगा। जो डे 1 पे मेरे को एडवांस मिला उसकी पहले मैं एंट्री मारूंगा। चलो एंट्री मार के दिखाता हूं आपको, एक सेकंड आ जाओ इधर, एक सेकंड, ये रहा। तो डे 1 पे आपने एडवांस की एंट्री मारी। आप कैसे एंट्री मारोगे डे 1 पे एडवांस की? पैसा आ गया टू एडवांस रेवेन्यू, है ना। अब ये एडवांस रेवेन्यू इट इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम, ध्यान रखना। वाई सर? एडवांस रेवेन्यू, जब आप सपोज आपने मुझे फीस भर दी एडवांस में, तो आपको क्या मैं फीस रिफंड देने वाला हूं क्या? नहीं, मेरे लिए एडवांस रेवेन्यू है, मैं आपको इस फीस के बदले सर्विस देने वाला हूं। आई डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू पे एनीथिंग टू यू, आई हैव ओनली ऑब्लिगेशन टू डिलीवर सर्विस। तो मैं आपको सर्विस दूंगा, इसके बदले पेमेंट नहीं करूंगा। तो एडवांस रेवेन्यू इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम। तो आपने एडवांस को बुक करा रुपीस के अंदर, बस इस एडवांस को आप 31 March को बाद में रेवेन्यू में ट्रांसफर कर दोगे, पहली चीज। सेकंड, आपको एडवांस 20 का ही मिला था, जबकि रेवेन्यू 50 का बुक करना था। तो जो बैलेंस 30 million है
वो कब अक्रू हो रहा है? बैलेंस 30 मिलियन अक्रू ही इसी दिन पे हो रहा है, तो इसको आप बुक ही इसी दिन पे करोगे अक्रूवल को और रेवेन्यू में ट्रांसफर करोगे। लेकिन ये जो बैलेंस 30 मिलियन है इसको आप बुक क्लोजिंग रेट पे करोगे, इसको आप 72 पे मत बुक करना, इसको आप 75 पे बुक करोगे। क्यों सर? ऐसा ऐसा समझने का ट्राई करो। सपोज ये आपका टाइमलाइन है, ठीक है, 1 जैन को आपको पैसा आ गया कैश बैंक, ये कितने रुपीस पे आया? 72 के हिसाब से आया, 72 के हिसाब से। तो ये तो आपने एडवांस कब बुक किया? इसी दिन पे बुक किया, तो इसको आप रेवेन्यू में इसी वैल्यू पे ट्रांसफर करोगे। लेकिन जो बैलेंस 30 मिलियन है, 30 मिलियन ये अक्रू कब हुआ? ये 31 मार्च को अक्रू हुआ, तो ये बैलेंस 30 मिलियन अभी पैसा अब तक मिला नहीं है, पैसा नेक्स्ट डे मिलेगा। तो इसका जब आप बुक करोगे रिसीवेबल टू रेवेन्यू, तो इसको तो आप बुक ही इसी दिन पे कर रहे हो ना, तो आप इसको 75 पे बुक करोगे जो इस दिन की रेट है। दैट्स इट। अलग अलग चाहिए अलग अलग एंट्री पास करो, मैंने तो कंबाइन एंट्री पास की हुई है, आप अलग अलग ही पास कर सकते हो। अलग अलग कैसे पास करेंगे सर? व्हाट यू कैन डू इज इंस्टेड ऑफ दिस, व्हाट यू कैन डू इज आप बोल सकते हो एडवांस रेवेन्यू में रिवर्स कर रहा हूं टू रेवेन्यू 1440 and what you can do is you can say receivable to revenue। कितना? ये अक्रू ही हुआ 30 मिलियन आज के दिन पे 75 रुपीज के हिसाब से, तो ये रहेगा 2250 और 2250। दैट्स इट, सिंपल। समझा? ये वाला पार्ट अलग अलग मार सकते हो। ये वाला था इलस्ट्रेशन नंबर 14, करके जाना बढ़िया सा, ठीक है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन नंबर 9, आप इसको से रेफर करोगे तो भी चल जाएगा। क्या है ये? मैंने आपको बताया था ना, जब आपका फॉरेन ऑपरेशन में कंट्रोल चला गया तो जितना भी पेरेंट का ट्रांसलेशन रिजर्व है वो करना पड़ेगा रिक्लासीफाई। तो बस उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन इधर मैंने दिया हुआ भी है, ठीक है। तो लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया, पहले लॉस ऑफ कंट्रोल की एंट्री पास करना, फिर वो रिक्लासिफिकेशन की एंट्री पास कर देना। एफसीटीआर का सारा रिजर्व जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, एकदम सिंपल। क्लियर है वाला पार्ट? डन। उसके अलावा 14 अपन ने कर लिया। 15 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखो 15 में दो केसेस है। सबसे पहला केस, इट इज रिलेटेड टू गुडविल। आपने पहले किसी कंपनी को खरीद लिया, कितना? 70% परचेज किया आपने। तो जब परचेज करोगे तो गुडविल आएगा ना, तो कैसे निकालेंगे गुडविल? पीसी प्लस एनसीआई माइनस आई ने गुडविल मिलेगा, बस वैसे ही निकाला है। कैसे निकाला देख लो, पीसी प्लस एनसीआई माइनस आई ने मिला गुडविल। अब एंट्री वगैरह मार देना। अब एक और चीज पूछिए, गुडविल निकालो। सेकंड पूछा है गुडविल का अमाउंट ईयर एंड पे क्या रहेगा। तो हमने सीखा था ना, गुडविल को आप ईयर एंड पे कौन से रेट पे कन्वर्ट करोगे? क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करोगे। बस क्लोजिंग रेट 84 थी, उस पर कन्वर्ट कर देना, सिंपल। ये पहला चीज है। दूसरा पार्ट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। एलडीआर क्यों है? क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, लेकिन सिंपल है। क्या है सेकंड पार्ट? 2.4 मिलियन का माल 4.2 में बेचा, तो देयर इज सम यूआरपी। कितने का यूआरपी है? 2.4 का 4.2 में बेचा, तो 1.8 मिलियन का यूआरपी है। यूआरपी को एलिमिनेट करना है, तो जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है उस दिन की रेट पकड़ो, दैट इज 83। तो इस पे आप क्या कर दो? इसको एलिमिनेट कर दो, दैट्स इट। इतना सही ये पार्ट है, डन एंड डस्टेड, बराबर, ठीक है। उसके बाद आता है इलस्ट्रेशन नंबर 16। मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना क्या बोलता है, सुन लो। इसके अंदर आपने लोन लिया है, फर्क इतना है फॉरेन करेंसी में लोन लिया है ना, एफसीवाई फॉरेन करेंसी में लोन लिया है, और इस लोन पे आपने सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंकर किया है। 6 मिलियन का लोन है, द ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज 2 lakhs, बराबर। बाकी कूपन 10% है, ईआरआर 12% है, ठीक है। अपने को इस लोन का अकाउंटिंग करना है, तो एक्चुअली ये सिर्फ 21 का नहीं, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड 21। तो यहां फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। स्टेप्स याद करेंगे। स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप क्या था? कैश फ्लो निकालने का। तो डे 1 पे इतना इनफ्लो है, लेकिन डे वन पे आपका कुछ 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कॉस्ट का आउटफ्लो भी तो है, या आउटफ्लो भी तो है आपके लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट का। अरे बराबर की नहीं? यस सर। तो ये भी देख लेना। फिर आपको कूपन दिया हुआ है, इतना है। 6 साल का पूरा लोन है, ठीक है। प्रॉब्लम ये 6th ईयर के एंड का आपको रीपेमेंट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इतना बोला है कि प्रीमियम पे रिडीम करेगा, लेकिन प्रीमियम कितना है वो नहीं दिया हुआ है। तो इससे आपको सारे कैश फ्लोज इजीली नहीं मिल पाते, बट ठीक है। आगे अब फेयर वैल्यू कैसे निकालोगे? याद है अपन ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में मैंने आपको हिंट दिया था, इफ देयर इज नो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, नो रिलेशनशिप या नो लेवल 1 इनपुट, तो ऐसे केस में योर फेयर वैल्यू विल बी इक्वल टू ट्रांजैक्शन प्राइस। और अगर लाइबिलिटी है तो उस केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस कर देना, बिकॉज लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, इसका डेबिट बैलेंस, याद है। तो उस केस में ये तो सीएफआई नहीं है, रिलेशनशिप भी नहीं है, और कोई लेवल 1 इनपुट भी नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे? फेयर वैल्यू इज इक्वल टू टीपी माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो ये आपका हो गया फेयर वैल्यू। और आपको बताया भी था मैंने, अगर आप फेयर वैल्यू ऐसे निकालोगे ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो ईआईआर, निकाल ही नहीं पाओगे। क्यों?
अबे फ्यूचर कैश फ्लो है ही नहीं तुम्हारे पास, प्रीमियम का अमाउंट दिया हुआ ही नहीं है, तो ऐसे निकालना पड़ेगा तुमको, ठीक है। ईआर 12% एलएटी बनाओगे, ऐसे केसेस में एलएटी आप हमेशा फॉरेन करेंसी में बनाना पहले साल का, ठीक है। तो आपने लिखा पहला साल ओपनिंग फॉरेन करेंसी में, इंटरेस्ट फॉरेन करेंसी में, रीपेमेंट फॉरेन करेंसी में, क्लोजिंग फॉरेन करेंसी में। अब एक एक अमाउंट को कन्वर्ट करो, ओपनिंग को कन्वर्ट करना ओपनिंग पे, इंटरेस्ट को कन्वर्ट करना एवरेज पे, रीपेमेंट होता है ईयर के एंड पे, तो कन्वर्ट करना क्लोजिंग पे, और इसको भी कन्वर्ट करना क्लोजिंग पे। अब जब आप इसको कन्वर्ट करोगे रुपीज में, तो आपने हर एक अमाउंट को अलग अलग रेट पे कन्वर्ट किया है। तो आपका जो ओपनिंग है, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस रीपेमेंट वोंट मैच योर क्लोजिंग। आपका इस केस में ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस रीपेमेंट आता है 145.342, बट क्लोजिंग अपने को चाहिए 162.14। मतलब आपका ये अमाउंट आ रहा है, लेकिन जाना ऊपर है, लाइबिलिटी बढ़ रही है 145 से इट इज इंक्रीजिंग टू 162। तो ये क्यों आ रहा है एक्सचेंज गेन लॉस? क्योंकि आपने सब अमाउंट्स को अलग अलग रेट पे कन्वर्ट किया है। तो बस ये जो एक्सचेंज गेन लॉस है, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही है तो लॉस है, तो लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, दैट्स इट। तुमको समझा? ये था इलस्ट्रेशन नंबर 16, करके जाना, अच्छा क्वेश्चन है। फिर इसका एक मॉक टेस्ट का एक क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको रिफर कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार रिफर जरूर कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1 एमटीपी आरटीपी वाला, ठीक है। एक और चीज मैंने आपको बताया था ना, एग्जाम में कभी कभी वो थियरी आ जाती है, प्राइमरी इंडिकेटर सेकेंडरी इंडिकेटर्स, देखो उसकी थियरी दी हुई है इधर, तो वहां पे कर सकते हो, बराबर, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 तो अपन कर चुके थे, ठीक है। और आपको मैंने बताया था ना आपको गेन लॉस में कंफ्यूजन होएगा, तो मैंने यहाँ समरी दिया हुआ है पूरे इंडेक्स में कौन सा गेन कहाँ जाएगा, एक जगह पे निकाल के मैंने रखा हुआ है कि ये मॉनेटरी आइटम वाला गेन पीएनएल में, नॉन मॉनेटरी वाला अगर रिवैल मॉडल का है तो एक्सचेंज डिफरेंस कहाँ जाएगा, तो फेयर वैल्यू गेन लॉस ओसीआई का, तो ये भी ओसीआई में वैसा वाला, बराबर। फिर ट्रांसलेशन पे वो एफसीटीआर बनता है, वो ओसीआर में जाएगा। उसके अलावा जो इंटर कंपनी है, इंटर कंपनी में सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में, सिर्फ एक केस में ओसीआई में, और वो है सीएफएस में, जब लोन रिटर्नेबल नहीं है तो वो सीएफएस के ओसीआई में दिखता है। बस ये सब मैंने एक जगह पे आपको निकाल कर दिया हुआ है। सर कहाँ मिलेंगे ये बेहतरीन नोट्स? टेलीग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया है लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करे बिना जाना मत, और अगर आपको मेरे लेक्चर्स बाय करने हैं तो दे आर अवेलेबल ऑन एक्सक्लूसिवली ऑन bbvirtuals.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्योंकि ये इंडेक्स खत्म हो गया है, तो एक बार तो बनता है ना, हम जो हर इंडेक्स में करते हैं, क्या है वो, सर से सुनना, सर से, अरे सर से मोरी चुनरी जाए जाए जाए, सर से मोरी चुनरी जाए, सरक सरक सरक। तो आई होप आपको मजा आया रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, सी यू इन सम नेक्स्ट ब्यूटीफुल रिवीजन वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।